गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रोटेशन के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो बेसिकली ये लेक्चर के बारे में बता दूं, क्लास 11th वाले बच्चे बेसिकली न परेशान हो बेटा इस लेक्चर के बारे में। ये बेसिकली आपके सीनियर्स जो ठीक है अभी जो तैयारी में है बेटा, जिनका एग्जाम आने वाला है, उनके रिक्वेस्ट पे हमने ये रोटेशन के लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं। तो क्लास 11th और 12th के बच्चे जैसा उनका चल रहा है बेटा, आप लोग के लेक्चर जैसे चल रहे हैं, आपको इस लेक्चर में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही है, आपको अगर कोई कंफर्ट है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली आपके सीनियर जो अभी जिनका एग्जाम अभी जुलाई में आ रहा है बेटा, ठीक है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने उनके लिए अपलोड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो बात करते हैं हम रोटेशन, किसकी बात करते हैं बेटा? रोटेशनल मोशन। तो अगर हम बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन, तो पढ़ते हैं समझते हैं बेटा, पर समझते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं बेटा। तो अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो तीन तरह के बेसिकली मोशन होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, डी प्लस आर मोशन। तो तीन तरह के मोशन होते हैं। पहला क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। समझते हैं ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा बेटा। सिंपल सा ट्रांसलेशन मोशन की पहचान क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी हो, कैसे चले बेटा? कोई बॉडी अगर ऐसे मूव करे कि उसका हर एक पार्टिकल क्या हो बेटा? अगर कोई बॉडी ऐसे मूव करे कि उसका हर एक पार्टिकल क्या हो बेटा? हर एक पार्टिकल बराबर दूरी से चले। क्या चले बेटा? अगर हर एक पार्टिकल बराबर दूरी चले, ठीक है बेटा, चाहे आप ऐसे बना दो बेटा, ठीक है, या हर पार्टिकल की रफ्तार सेम हो, ऐसे समझो बेटा, हर पार्टिकल बराबर दूरी चले, ये ज़्यादा अच्छा है बेटा। ठीक है, तो इस तरह का मोशन जहाँ पे हर एक पार्टिकल क्या हो बेटा? बराबर दूरी ट्रेवल करे, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। चाहे आप ये एग्जांपल बना लो, चाहे आप ऐसे ब्लॉक दिखा दो बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे ब्लॉक दिखा लो बेटा, ध्यान से देखो। सोचो ये ब्लॉक आगे ऐसे चल रहा है बेटा, तो ये चलेगा तो इसका कोई भी पॉइंट अगर ले लोगे, क्या हर पॉइंट बराबर दूरी चलेगा कि नहीं? अगर हमने कह दिया इस पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जितना दूरी ए चलेगा उतना ही दूरी बी चलेगा। ऐसे ही इस पार्टिकल पे भी जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या होंगे बेटा? बराबर दूरी। तो ऐसे बेसिकली क्या होगा बेटा? ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल्स जो हों, जिसमें ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हो सब क्या करे बेटा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। पहले समझ लीजिए बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन। तो तीन तरह के मोशन होते हैं बेटा, ठीक है। बेसिकली एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा क्या होता है बेटा? रोटेशनल मोशन। समझ पा रहे बेटा कि ऐसे मोशन जहां पर बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या करे? चले बेटा बराबर दूर। अब चाहे हम पाथ चाहे स्ट्रेट लाइन में दिखा दे बेटा, इसकी चाहे ये स्ट्रेट लाइन में चले बेटा, चाहे ये किसी कर्व पाथ पे चले, क्योंकि हर एक पार्टिकल इसका बराबर दूरी चलेगा, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन। ऐसे ही होता है बेटा रोटेशनल मोशन। क्या होता है बेटा? रोटेशनल। एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा, जहाँ पे बॉडी क्या करे? रोटेट करे, केवल क्या करे बेटा? कोई बॉडी क्या करे? केवल रोटेट करे, जैसे यहाँ पे ये है, तो बताओ इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? रोटेट। जैसे यहाँ पे बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, क्या कर रही है बॉडी? केवल रोटेट कर रही है। तो सोचो इसका कोई भी पार्टिकल अगर देखो, हर पार्टिकल क्या करेगा बेटा? अगर ध्यान से देखो तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पे? कोई भी पार्टिकल इसका पकड़ लो, तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो, चाहे ये पार्टिकल की बात करूँ, चाहे इस पार्टिकल की बात करूँ, तो हर एक पार्टिकल इसका क्या कर रहा है बेटा? तो ध्यान रखना, रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ध्यान से देखो, हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्किल में क्या कर रहे हैं बेटा? मूव कर रहे हैं बेटा। तो रोटेशनल मोशन की पहचान क्या होती है? रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्किल में मूव करते हैं बेटा। क्लियर है बेटा? या ऐसे रॉड भी दिखा दो बेटा, ऐसे हमने कह दिया एक रॉड है बेटा, एग्जाम्पल से समझ लो बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल से सारी बातें हम लोग क्लियर रखते हैं बेटा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखो, अगर इस पर हमने दो पॉइंट ले लिया बेटा, हमने कह दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो सोचो अगर इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया, तो ध्यान से बताओ क्या ए और बी क्या करेंगे यहाँ पे बेटा? तो इसके हर एक पार्टिकल क्या करेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सर्किल मूव करेंगे। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह के मोशन को हम रोटेशन बोलते हैं। अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या करे बेटा? रोटेट करे। क्या करे? रोटेट करे। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में जो होता है, हर एक पार्टिकल क्या करता है बेटा? आपका क्या करता है बेटा? हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है। किसके अबाउट? अबाउट द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी इज मूविंग। उस पॉइंट के अबाउट करता है जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? रोटेशनल मोशन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका है ट्रांसलेशनल मोशन पहला वाला, और ये आपका कौन सा मोशन है बेटा? ये है रोटेशनल मोशन। ऐसे क्या होता है बेटा? तीसरे तरह का मोशन टी प्लस आर, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल टाइप का मोशन। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें बॉडी घूम भी रही होती है और चल भी रही होती है। बॉडी क्या करती है बेटा? इसमें आपकी बॉडी जो होती है वो घूम भी रही होती है और चल भी रही होती है। देखिए जैसे हमने कह दिया कि ये बॉडी है, मान लो इस पॉइंट की बॉडी क्या कर रहा है? ऐसे घूम भी रहा है बेटा, ठीक है। हमने कह दिया कि ये क्या कर रहा है बेटा? ये ऐसे घूम भी रहा है बेटा, ठीक है, ओमेगा से, और ये आगे चल भी रहा है।
तो ये वाली बॉडी क्या करे, दो तरह का मोशन करे, ये आगे चल भी रही है और घूम भी रही है। अच्छा इसका एग्जांपल तो आप जो जनरली जानते हो, जैसे अपना फैन है बेटा, वो क्या कर रहा होता है, किसी पॉइंट के बाद घूमता है, दरवाजा भी अपना क्या करता है, केवल घूमता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेशनल मोशन, क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेशनल। और ये अपना अब अगर हम बात करें इस तरह का मोशन, ध्यान देखो, जहाँ पे बॉडी चल भी रही हो और घूम भी रही हो, तो इस तरह का मोशन की बात करें, जैसे अपना पहिया होता है, जैसे अपना पहिया, तो पहिए का मोशन अगर आप ध्यान से देखो तो पहिया आगे क्या चलता भी है क्या, हाँ आगे चलता भी है और क्या करता है बेटा, घूमता भी है, तो दोनों मोशन करता है। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं बेटा, आगे चल भी रहा है और घूम भी रहा है ना। तो इस तरह के मोशन को, चाहे इसमें थोड़ा सा एरो अगर हम चाहे डायरेक्शन बेटा उल्टा बेटा दिखा देते तो थोड़ा सा, अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिधर दिखा दो, ठीक है, घूमना ही है। तो ध्यान रखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं बेटा T+R टाइप का मोशन, चाहे पूरा नाम लिखो या शॉर्टकट में लिख रहा हूँ T+R मोशन। तो T+R समझ में आ रहा हो बेटा क्या होगा, T+R मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। T+R का सिंपल मतलब है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। क्लियर है बेटा, जैसे रोलिंग मोशन भी इस तरह का क्या है बेटा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक, ये बात क्लियर है बेटा सबको, आराम से नोट कर लो बेटा, ठीक है, इस सब सारी बातों को क्लियर कर लो बेटा, ठीक। स्क्रीन पॉज करके आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद, ठीक है। तो जो अपना ऑनलाइन देख रहे हैं तो बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं बेटा, कि जब भी आपका हो जाए आपका, ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके आराम से अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, क्लियर है। अब यहाँ पे मेनली तो हमने तीनों तरह के मोशन समझ लिया कि बेटा ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बेटा, रोटेशनल मोशन क्या होता है और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो तीनों बातें में आपको डिफरेंस क्लियर है बेटा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो हम यहाँ बात करते हैं रिजिड बॉडी, किसकी बात करते हैं बेटा, रिजिड बॉडी। तो समझते हैं पहले रिजिड बॉडी है क्या बेटा, हम यहाँ किसी बात करते हैं रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी होती क्या है बेटा, तो क्या डिफिनेशन बोला गया है कि रिजिड बॉडी हम किसे कहते हैं, तो बोला गया है कि रिजिड बॉडी हम ऐसी बॉडी कहते हैं जिसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच की जो सेपरेशन होती है वो चेंज न करे। तो इस ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो बेसिकली रिजिड बॉडी क्या है बेटा, ऐसी कोई भी बॉडी जिसके किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच की सेपरेशन क्या करे बेटा, चेंज न करे, नो चेंज। अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो क्या होगा, नो चेंज इन सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट। क्लियर। तो क्या बोला गया, रिजिड बॉडी की डिफिनेशन, रिजिड बॉडी की सिंपल सी डिफिनेशन बोलेगी, ऐसी बॉडी जिसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन क्या हो बेटा, चेंज न करे, उस ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम सेपरेशन की बात कर रहे हैं, क्लियर बेटा। ऐसी बॉडी जिसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज न करे, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, रिजिड बॉडी। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। क्लियर है बेटा, ये नोट आउट कर लो आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, क्लियर। तो ये बात समझ लीजिए, ठीक है, फटाक से नोट कर लो बेटा इसको, ठीक है, ये नोट करा दिया बेटा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हटाओ। अब ध्यान से अगर आप यहाँ पे समझो बेटा, अगर ये रिजिड बॉडी है, क्या है बेटा, अगर ये रिजिड बॉडी है, इसका मतलब किसी भी दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। क्या बताओ, हम क्या ह्यूमन बॉडी है, अगर हम बात करें जैसे हमारा जो शरीर है, क्या वो आपका रिजिड बॉडी है क्या ह्यूमन अगर बात करें, क्या रिजिड बॉडी है कि नहीं ह्यूमन बॉडी, सोचिए बेटा, क्या ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है क्या, नहीं है बेटा। सोचो अगर हमारे हाथ के बीच का भी देखो, अगर हमारे हाथ के दोनों इंच के बीच का सेपरेशन अभी क्या है बेटा, अभी इतनी है बेटा, लेकिन जैसे हम इसको पास लाते हैं तो इनके बीच का सेपरेशन क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। इसका मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो रिजिड बॉडी नहीं है बेटा, क्योंकि रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारी बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज हम कर सकते हो। तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं कहते, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। क्लियर है। इसका मतलब एक बात तो समझ में गया कि ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज। ऐसे बताओ, अगर मैंने कह दिया यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट सी है, तो बताओ क्या बी और सी के बीच का सेपरेशन चेंज होगा क्या, नहीं। क्या ए और सी के बीच का सेपरेशन चेंज होगा क्या, नहीं। तो ध्यान से देखो ना, ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज होगा ना, बी और सी के बीच का सेपरेशन चेंज होगा ना, ए और सी के बीच का। इस तो बात क्लियर है बेटा। अब ध्यान से, इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। अब सोचो कोई और बात समझो, सोचो इस बॉडी को मैं चाहे कुछ करूँ, चाहे घुमाऊँ चलाऊँ कुछ भी करूँ बेटा, क्या ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, नहीं। ए और सी के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, नहीं। बी सी के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, नहीं। अब ध्यान से अगर आप समझो, अगर सेपरेशन नहीं चेंज होगा तो बताओ इनके बीच का क्या एंगल चेंज होगा कि नहीं, इनके बीच का क्या एंगल भी चेंज होगा क्या। सोचो क्या ए बी और ए सी के बीच का एंगल चेंज हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता बेटा, वो तो वही रहना, चूंकि इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज करनी नहीं, वो तो इतनी ही रहनी है बेटा, तो एंगल भी तो उतना ही रहना है बेटा। इसका मतलब इनके बीच का एंगल भी चेंज नहीं करेगा बेटा। अब सोचो अगर इस बॉडी को अगर हम घुमा रहे हैं, चला घुमा सब रहे हैं, तो अगर घुमाओगे तो बताओ जितना एंगल ये घूमेगा क्या उतना ये भी घूमेगा कि नहीं। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ जितना अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का जो ओमेगा होगा, सोचो अगर मैं ए से देख रहा हूँ, जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा कि नहीं बेटा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जितना घूमेगा उतना ही क्या है,
उतना ही क्या ये वाला भी घूमेगा कि नहीं बेटा? फिर से समझो बेटा, हम बात करें अगर एंगल्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा? सोचो, अगर ध्यान से बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन क्या वो चेंज नहीं हो रही बेटा? तो बताओ इनके बीच का एंगल भी चेंज होगा क्या? नहीं। इसका मतलब जितना एंगल ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा, इसका मतलब जितना ओमेगा इसका होगा उतना ही ओमेगा इसका होगा ना। तो इनका जो रिलेटिव ओमेगा है वो क्या हमेशा सेम होगा कि नहीं बेटा? इसका मतलब ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज सेम एज द ओमेगा ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज सेम एज द ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो इनका रिलेटिव ओमेगा क्या होगा? हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये कैसी बॉडी है बेटा? रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी। तो हमेशा सिंपल सी बात एक ध्यान रखना बेटा कि अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी होगा तो उसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती। तो अगर बॉडी कोई भी अगर मोशन करेगा तो उसके दो ही पाथ हो सकते हैं, उसके पार्टिकल के केवल दो ही पाथ हो सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अगर कोई भी रिजिड बॉडी है तो कुछ कैसा भी वो मोशन करेगा उसका कोई भी पार्टिकल होगा, अगर एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल का अगर आप पाथ देखोगे तो उसके केवल दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में हो या तो वो क्या हो बेटा? रेस्ट में हो सकता है। सोचो, इनकी बीच की सेपरेशन कभी चेंज नहीं हो सकती। तो या तो बॉडी रेस्ट में होगी तो ये कैसा दिखेगा? इसके एक रिस्पेक्ट में बी क्या दिखेगा? रेस्ट में। या क्या हो सकता है, या तो अगर घूम रही होगा तो फिर क्या होगा बेटा? इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा बेटा? क्या सर्किल करेगा कि नहीं? क्योंकि ये तो चेंज नहीं कर नहीं सकता, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पाथ क्या होगा? सर्किल। तो एक बात तो हमेशा बेटा क्लियर होनी चाहिए, अगर कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी है, अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी के किसी एक पार्टिकल एक पॉइंट पर बैठ के दूसरे पार्टिकल का अगर मोशन देखो, या एक पॉइंट पे अगर बैठ के हम दूसरे पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करें तो उसके केवल दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में होगा, या तो क्या होगा बेटा? रेस्ट में होगा, या वो सर्किल करेगा। क्या करेगा बेटा? या तो रेस्ट में होगा या तो सर्किल में। ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, ये बात हमेशा आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। अगर रिजिड बॉडी है तो उसके एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट का पाथ क्या होगा? या तो वो क्या करेगा बेटा? या तो वो रेस्ट में होगा या सर्किल करेगा। सिंपल सी बात समझो, जैसे रेस्ट वाले एग्जांपल जैसे कह दिया ये ब्लॉक है, ऐसे समझो हमने कह दिया ये रिजिड बॉडी है। अब सोचो इस पे दो पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ए है और ये बी है सपोज। अब सोचो ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो रिजिड है तो इसके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी। सोचो ए पर बैठ के बी को देखो, क्या वो रेस्ट में है कि नहीं बेटा? तो बताओ, आपसे अगर पूछा जाए बताओ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, तो यहाँ पे रेस्ट में है कि मोशन में? यहाँ पे रेस्ट में, यहाँ पे क्या है बेटा? रेस्ट में है। लेकिन सोचो अगर यही मान लो एक रॉड है बेटा, ठीक है, हमने कर दिया यहाँ से हिंज कर दिया, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बेटा? बी है। अब समझो बेटा, यहाँ से थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा होगी बेटा। सोचो अगर ए पे बैठो, क्या बताओ ध्यान से दोनों सर्किल कर रहे हैं कि नहीं बेटा? दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? क्योंकि ये घूम रहा है तो ये दोनों सर्किल करेंगे नहीं बेटा? सोचो अगर ए पे बैठ जाओ तो बी का बताओ, ए और बी के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होनी है। तो ध्यान से अगर आप देखो तो क्या होगा? बी वाला जो एक रिस्पेक्ट में क्या सर्किल करेगा कि नहीं बेटा? ध्यान से देखिए बेटा, सोचो ध्यान से बताओ, इसका वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा, इसका आर कम है इसका आर ज़्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी देखोगे तो क्या इधर तरफ होगी कि नहीं बेटा? तो अगर ए पर बैठ के बी का मोशन देखोगे क्या दिखेगा आपको? क्योंकि ये सेपरेशन चेंज होनी नहीं है बेटा। सोचो ध्यान से बताओ, अगर दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं करनी है और घूमना है तो कैसे घूमना चाहिए बेटा? सर्किल में। कैसे घूमना चाहिए बेटा? सर्किल में। इसलिए बताओ जब यहाँ पे ये बॉडी घूम रही है तो अगर मैं ए पर बैठ के बी का मोशन देखूँ तो कैसा दिखेगा बेटा? क्योंकि ये सेपरेशन चेंज करना ही नहीं है और बॉडी घूम रही है, इसका मतलब ये कैसा पाथ दिखेगा? सर्किल। यहाँ पे पाथ कैसा होगा? पाथ ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे क्या होगा बेटा? सर्किल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी होगी तो उसके दो ही पाथ हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या तो सर्किल करेगा। मेरी बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर है। अब अगली बात अगर हम बात करें, हो गया बेटा ये क्लियर? ठीक, तो अगले पॉइंट्स बनवाते हैं। अब अगली हम बात करें जो मेन यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी बात करते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समझते पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, सारे पॉइंट्स देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले उन सारी चीज़ को समझने सबसे पहले मोमेंट ऑफ, तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो समझते हैं क्या है बेटा। अब समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। इस बात को मैं तुमको सिंपल समझाता हूँ। जैसे ऐसे समझो बेटा, जैसे हमने कह दिया कि आप हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, क्या है बेटा? दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 10 kg। क्या है बेटा? एक का मास है 2 kg और एक का मास है 10 kg। तो बताओ किसको चलाने में ज़्यादा कष्ट होगा, 2 kg वाले को कि 10 kg वाले को? क्या 10 kg वाले को चलाने में ज़्यादा कष्ट होगा? तो सोचो मास से हम किस बात का फील करते हैं, चलाने में कितना कष्ट होगा, चलाने में कितना कष्ट होगा। तो मास से बेसिकली हम किस बात की फील करते हैं कि किसी बॉडी को चलाने में कितना ज़्यादा कष्ट होगा, इसका अनुभव हम कहाँ से करते हैं? मास से। तो मास से बेसिकली हम इस बात की फील करते हैं कि किसी बॉडी को चलाने में कितना कष्ट होगा। तो जैसे किसी बॉडी के चलाने में कितना कष्ट होगा ये मास से फील करते हैं, वैसे ही किसी बॉडी को घुमाने में कितना कष्ट होगा, वैसे ही किसी बॉडी को घुमाने में कितना कष्ट होगा, ये कहाँ से हम फील करते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। फिर से मेरी बात समझ लो, जैसे किसी बॉडी को चलाने में कितना कष्ट होगा ये मास से अनुभव करते हैं कि नहीं बेटा, वैसे ही किसी बॉडी को घुमाने में कितना कष्ट होगा ये कहाँ से महसूस करते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। कहाँ से अनुभव करते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखना बेटा, सेम मास को अगर हम घुमाएं बेटा तो अलग अलग अगर डिस्टेंस से हम घुमाएंगे तो अलग अलग कष्ट होगा। अगर ध्यान देखो, अगर आप क्या करें बेटा, एक बेसिकली क्या ले ले बेटा, एक कोई रॉड ले ले बेटा, ठीक है, एक ब्लॉक, एक 1 kg का कोई भी ब्लॉक आप उसको पास में हैंग करके उसको घुमाइए बेटा। तब सोचिए कितना, तब उसको देखिए कितना का आपको क्या रहा, कष्ट हो रहा है बेटा घुमाने में, या कितनी एनर्जी लग रही है बेटा। और एक थोड़ा सा अब उसी सेम ब्लॉक को, जो आपका था सेम ब्लॉक को थोड़ी डिस्टेंस को आप ज़्यादा रख के वहाँ पर आप उसको हैंग करके फिर घुमाइए बेटा। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक रॉड है बेटा, सिंपल सा, आप उस रॉड को एक आप ब्लॉक लीजिए बेटा, उसको थोड़ा पास रख के फिर उसको घुमाइए बेटा, पास उसको हैंग करके फिर घुमाइए, ठीक है। तब महसूस कीजिए कितना आपको एनर्जी लग रहा है या कितना कष्ट हो रहा है। और दूसरा, उस सेम ब्लॉक को थोड़ा दूर आप उसको हैंग कर दें, उसके बाद उसको घुमाइए, तब महसूस करिए कितना कष्ट हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि दूर वाले पे कष्ट ज़्यादा हो रहा था बेटा, दूर वाले पे कष्ट ज़्यादा हो रहा है। ऐसा आपने पिक्चर में देखा हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो चाइनीज़ पिक्चर जो नहीं होते थे बेटा, उसमें वो कुम्फू वाले टाइप के, तो उसमें ऐसा दिखाता नहीं था बेटा, वो घंटी उंटी बजाते थे तो दूर, बहुत दूर एक छोटा सा ब्लॉक लटका रहता था, तो वो हाथ से ऐसे बजाते रहते ना बेटा, तो काफ़ी कष्ट होता है बेटा उससे। तो जितना बड़ा डंडा समझो होगा, जो आपका रॉड जो होगा, या ऐसे सिंपल से भाषा में बोलूँ तो डंडे जितना ज़्यादा बड़ा होगा, तो जो जितना ज़्यादा बड़ा डंडा होगा, किनारे पर अगर हम कोई भी मास वहाँ पे हैंग करेंगे तो सोचो उसको अगर हम रोटेट कराएंगे तो हमारे को क्या होगा, कष्ट सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसका मतलब किसी बॉडी को घुमाने में कितना कष्ट हो रहा है केवल मास से ही नहीं पता होगा। ये केवल मास का ही खेल नहीं है, ये कुछ और चीज़ों का खेल है, ठीक है। तो उस बात को हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कार्य समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों पढ़ते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात का हमको एक्सपीरियंस देता है, या इस बात का फील कराता है कि किसी बॉडी को घुमाने में कितना कष्ट होगा। इस बात को हम कहाँ से महसूस करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो घुमाने के कष्ट के बारे में कौन बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब चलो आते हैं, अब ध्यान से बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम बात करें, थोड़ी सी इसको फील भी लेते हैं क्यों ऐसा है, वास्तव में ये घुमाने में कैसे कष्ट कितना हो रहा है, ये क्यों अनुभव कर रहा है, तो इस बात को हम थोड़ा समझाते हैं। जैसे ऐसे समझो कि मान लो कोई बॉडी है ऐसे, ये मान लो कोई रिजिड बॉडी है बेटा, सिंपल सा समझो, इस बात को थोड़ा अनुभव भी आपको करके भी दिखा दे रहे हैं। मान लो कोई रिजिड बॉडी है, ये मान लो इस एक्सिस के बाद रोटेट करी बेटा, इस एक्सिस के बाद क्या करी बेटा, ऐसे रोटेट करी मान लो ओमेगा से सब कुछ। तो बताओ इसका हर एक पार्टिकल क्या करेगा, क्या सर्किल करेगा कि नहीं बेटा? क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ना बेटा। तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्किल करेगा बेटा। हमने कह दिया कि मान लो यहाँ से r1 दूरी पर मान लो एक मास है m1, ठीक है, यहाँ से r2 दूरी पर मास है m2, ऐसे बहुत सारे मास है बेटा, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे कि मैंने बोल दिया ये rn दूरी पे, ठीक, ऐसे डॉट बहुत सारे मास होंगे, और ये मान लो rn दूरी पर mn मास है, ठीक है। ऐसे में r3 बोल दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, r3 दूरी पर m3 मास, क्या ऐसे बहुत सारे मास है इस पे बॉडी पे। तो ध्यान से बताओ, सारा अनुभव कहाँ से आता है? एनर्जी से। कहाँ से आता है? एनर्जी। सोचो अगर हम किसी चीज़ को चलाने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, इसका मतलब कष्ट ज़्यादा हो रहा है ना। सारा खेल तो एनर्जी का ही है, अगर एनर्जी ज़्यादा लगा मतलब कष्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ध्यान से बताओ, इसको हम इस पूरे सिस्टम की हम क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखते हैं बेटा? इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका? क्या हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का हम क्या लेते हैं? एनर्जी निकाल ले। हर एक पार्टिकल की क्या निकालने बेटा? हम काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ ले, क्या टोटल एनर्जी आ जाएगी नहीं बेटा? तो ध्यान से देखो, अगर तो हम हर एक पार्टिकल की एनर्जी लिखते हैं बेटा। चलो पहले वाले की लिखते हो बेटा, हाफ एम। सोचो ध्यान से बताओ, वेलोसिटी कैसे लिखोगे बेटा? सोचो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो तो आपने पढ़ा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी v बराबर होता है आर ओमेगा। तो सोचो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? इसकी वेलोसिटी होगी बेटा r1 इंटू ओमेगा। ऐसे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी कैसे होगी बेटा? क्या r2 इंटू ओमेगा, ठीक है। ऐसे इसका r3 इंटू ओमेगा आएगा नहीं सबकी वेलोसिटी। तो चलो फटाफट लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले वाले का हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर क्या होगा बेटा? r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दूसरे का क्या होगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर, v2 कितना है? r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? प्लस डॉट डॉट ऐसे सबका हो जाएगा बेटा। ध्यान से अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? अगर यहाँ पे फोकस करें बेटा हम लोग, तो ध्यान से अगर आप देखो तो सबसे देखो हाफ कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो बच क्या रहा है बेटा? अंदर आ रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इंटू क्या आएगा लास्ट में? ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से बताओ जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, क्या इस तरह का रिलेशन आ रहा है कि नहीं? देखो काइनेटिक, देखो तो जो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ रही है ऐसी आ रही है। तो थोड़ा फील करो, सोचो जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते थे तो क्या होता था? हाफ mv स्क्वायर। क्या होता था? हाफ mv स्क्वायर। तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी बेटा? हाफ mv स्क्वायर। तो ध्यान से बताओ, ये हाफ क्या, अब देखो ये क्या है? आपका एंगुलर वेलोसिटी है, क्या बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। ये सोचो क्या मास वाली फीलिंग नहीं दे रहा बेटा? ध्यान से बताओ। अब सोचो ये इस बात पे, अब सोचो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? ये वाली चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इस वाली चीज़ पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। सोचो ये जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतना ज़्यादा लगेगा, और एनर्जी ज़्यादा लगा तो कष्ट भी ज़्यादा होगा बेटा। सोचो ये जितना कम होगा एनर्जी उतना कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा तो कष्ट कम होगा। इसीलिए बोला बेटा कि किसी बॉडी को घुमाने में कितना कष्ट होगा, ये कहाँ से पता करते हैं बेटा? वो हम इस फैक्टर से पता, और इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इस चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा कहलाता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा बातें समझ में आ रही है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, स्केलर। तो फटाफट ये नोट कर लो बेटा, सब लोग स्क्रीन पॉज करके फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ रही है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। समझते भी चलिए बेटा, आराम से, हाँ देख लीजिए समझ चुके हो बेटा, उसके बाद स्क्रीन पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, सामने सब लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिफिनीशन डिफाइन करते हैं कि कैसे इसको दी गई, कैसे डिफाइन किया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सोचो इसकी डिफिनीशन क्या है बेटा, सिंपल से कैसे डिफाइन किया गया बेटा, बात तो समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आपका कष्ट से रिलेटेड है बेटा, किसी बॉडी को घुमाने में कितना कष्ट होगा, कैसे हम पता करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो इसको डिफिनीशन इसकी कैसे दी गई कि मान लो ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अपनी क्या है बेटा, मान लो ये अपनी क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से मान लो आर दूरी पे, कितनी दूरी पे, आर दूरी पर एक छोटा सा मास डीएम है, क्या है बेटा, एक छोटा सा मास, कैसे डिफाइन किया गया देख लो बेटा, क्या बोला गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से आर दूरी पे एक छोटा सा मास डीएम है। अब अगर इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाए तो बताया इस छोटे से मास का क्या छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसको कैसे डिफाइन किया गया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिखी गई डीएम इंटू आर स्क्वायर। बस ध्यान रखना, तो ध्यान रखना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिफाइन किया है वो बहुत छोटे से मास के लिए डिफाइन किया। छोटा सा मास क्यों लिया बेटा, क्योंकि अगर बड़ा मास लेता तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल की दूरी सेम होती है कि अलग अलग होती, इसलिए हमने बहुत छोटा मास लिया, डिफरेंशियल मास के लिए बात की, तो ये ऐसे डिफाइन किया। तो आई बराबर क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की क्या है बेटा, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है। अब बात करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अगर हम बात करें तो ये बताओ वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर है। दूसरा ध्यान से बताओ ये इसकी यूनिट क्या है बेटा, यूनिट। तो ध्यान से बताओ मास यूनिट क्या होती है केजी और डिस्टेंस यूनिट क्या होती है मीटर। तो केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं बेटा, तो इसकी यूनिट क्या होगी केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो ये रहा डिफिनीशन इसका बेटा। तो आई बराबर क्या होता है बेटा, एम डी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सब। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हटाएं इसको, आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब करते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट करते हैं बेटा हम लोग, इसको रफ कर रहे हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ध्यान से देखते हैं बेटा, जैसे हमने कह दिया एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया, हमने कह दिया कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हमने सिंपल से कह दिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, ठीक है। या मान लो यहाँ से आर दूरी पे, कितनी दूरी पे, आर दूरी पर अपने पास एक छोटा सा मास है, आर दूरी पर एक छोटा सा मास है। बताओ इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ध्यान से बताओ, क्या एक लाइन बता सकते हो क्या होगा, सिंपल सा आई बराबर एम आर स्क्वायर। क्लियर है सबको बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमने कह दिया कि मान लो ये दो मास है, यहाँ पर भी मास एम है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक मास एम है। इनकी बीच की दूरी हमने ले लिया, मान लो कितना है बेटा, इनकी बीच की दूरी हमने बोल दिया मान लो 5 मीटर है। कितना है बेटा, 5 मीटर, ठीक है। और मान लो 5 नहीं, मैं लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, 10 डेटा सही रहेगा थोड़ा सा। ये 10 मीटर ले लिया और ये इसका मिड पॉइंट है, क्या बेटा, मिड पॉइंट। अब मान लो एक एक्सिस ऐसे होकर जा रही है बेटा, ठीक है ना, यहाँ मिड पॉइंट से होकर जाने वाली एक एक्सिस है बेटा, ऐसे जा रही है एक एक्सिस। और ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल आपका 53 है, ठीक। ये एंगल कितना है, 53 है। अब ध्यान से बताइए, आपसे पूछा क्या है बेटा, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। किसके अबाउट पूछा है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट आपसे क्या पूछा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या लिख सकते हैं बेटा, फटाफट बताओ, क्या लिख सकते हैं नहीं, फटाफट ध्यान से देखिए। हमको क्या लिखना होता है, मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ, तो ये बताओ, ये 10 है टोटल, तो ये 5 होगा कि नहीं बेटा, ये कितना होगा बेटा, 5 मीटर। ध्यान से देखो बेटा, इस तरह से वो भी 5 होगा मीटर से। सोचो यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं बेटा, सोचो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये 53, तो ये भी 53 होगा कि नहीं बेटा। सोल्यूशन देखिए बेटा, ये 53 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस बताओ, ये 4 होगा कि नहीं बेटा। सोचो अगर ये डिस्टेंस की हम बात करें तो कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। 4 एम नहीं है बेटा, ये 4 मीटर है, वो मास एम है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से चलो फटाफट लिखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई बराबर, चलो एक का लेके दुगुना कर लेते हैं बेटा। तो एक का बताओ कितना होगा, एम इंटू 4 का स्क्वायर, एम इंटू 4 का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना बेटा, एक से डिस्टेंस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर।
तो बताओ जितना इसका उतना इसका ना, तो दुगना कर लो, तो कितना आंसर आएगा, आई बराबर 32 m। 32 मीटर नहीं है बेटा, 32 इंटू एम है, ठीक है, 32 इंटू एम। क्लियर है बेटा, हो गया वो क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका एक स्क्वायर दिया है बेटा, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे मास क्या है बेटा, इसके हर एंड पे मास m का है, इसके हर एंड पे m का मास है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, दो एक्सिस दिया हो बेटा, कितने एक्सिस दिया हूँ मैं, एक तो एक्सिस ये दिया हूँ, आपको बताना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा आपसे बोला गया है इसके सेंटर से होकर जाने वाले एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2, तो आपसे बोला है I1 I2 निकालिए। क्या निकालना है बेटा, I1 I2। चलो फटाफट करो स्टार्ट, स्क्रीन पॉज करके जिनको आए स्क्रीन पॉज करके स्टार्ट हो जाओ बेटा, ठीक है। तो I1 I2 लिखते हैं बेटा, उसके बाद सोल्यूशन चेक करिए। तो I1 बराबर क्या होगा बेटा, I1 बराबर, ध्यान से बताओ इसकी कितनी दूरी है, हमने स्क्वायर की साइड आपको दे दूँ बेटा, क्वेश्चन में पहले लिख लीजिए बेटा, स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा, ये स्क्वायर है, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप लोग, स्क्वायर है जिसके साइड क्या है बेटा, ए है। तो ध्यान से बताइए इसके बाद मोमेंट हमने से लिखोगे तो बताओ इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, ए, तो इसका होगा एम ए स्क्वायर, इसका भी एम है, तो क्या 2m ए स्क्वायर, इन दोनों का क्या होगा 0, तो I1 की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 2m ए स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है बेटा। अब ध्यान से अब देखो अगला, अब बात करते हैं इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस वाली एक्सिस के बाद। तो सोचो ध्यान से, क्या हर मास की यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, क्या a/√2 होगी कि नहीं बेटा, ये दूरी कितनी हो जाएगी a/√2, तो इसका क्या होगा, ये m a/√2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे 4 के हैं ना बेटा, तो सीधे सीधे क्या होगा बेटा, क्या 4 इंटू m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। तो आप कर लेना बेटा, गुणा भाग कर लोगे, 2m यहाँ पे क्या आएगा 2m a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, क्लियर है बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हो जाएगा। ऐसे बताओ अगर क्यूब है, मान लो क्या है बेटा, क्यूब, मान लो ये क्यूब है, इसके हर वर्टेक्स पे m मास रखा है, कहाँ है, क्या है बेटा, हर वर्टेक्स पे कितना मास रखा है, m का मास रखा है। ये क्यूब है, इसके हर वर्टेक्स पे कितना मास रखा है, m का मास रखा है बेटा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इसकी साइड भी आपको दी है, क्यूब की साइड क्या है, मान लो a दी है, क्यूब की साइड क्या है, a दी है। तो पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है बेटा, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इससे वाली एक्सिस को, इसके बाद आपको क्या बताना है बेटा, आई, इसके बाद आई की वैल्यू में बोल रहा हूँ I1, ठीक है, इसके बाद बताना है बेटा। और दूसरा क्या पूछा है, इससे सेंटर, इसका जो सेंटर होगा ना बेटा, इसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है I2। सेंटर सब पता है बेटा, इसका जो बॉडी सेंटर, सेंटर मतलब इसका बॉडी सेंटर के बाद, तो बॉडी सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, ठीक है, तो फटाफट सबके बाद लिखते हैं बेटा, चलो आ जाओ फटाफट। चलो I1 बताओ कितना होगा, I1 बताओ कैसे होगा, जिनको आता है वो सोल्यूशन अपना खुद से ट्राई करें बेटा, ठीक, जिनको नहीं आता उसके बाद से खुद से ट्राई करने के बाद ही सोल्यूशन देखें। तो I1 बताओ, ध्यान से बताओ। सोचो इस मास इन दोनों का 0 हो गया बेटा, क्योंकि उस मास से ही होकर जा रहा है बेटा, तो इनका क्या होगा, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि r इसका 0 है बेटा। चलो इसका कितना होगा, m a स्क्वायर, इसका भी m a स्क्वायर, तो सोचो ये 4 मास a दूरी पे है, तो इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 4 इंटू m a स्क्वायर। ऐसे 4 मास है, 4 मास है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है, a दूरी पे, तो इन सबका क्या होगा, सबका m a स्क्वायर होगा, तो ऐसे 4 है तो 4 इंटू m a स्क्वायर। अब ध्यान से बताओ ये वाला मास यहाँ से कितनी दूरी पे है, ध्यान से बताओ। सोचो ये a है, ये वाला a है और ये भी a है, तो ये वाला दूरी कितनी हो जाएगी a√2, वैसे ये भी a√2, तो ऐसे 2 है ना बेटा, तो 2m इंटू a√2 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रहा है बेटा, तो आप यहाँ से जोड़ लेना, I बना गया, ठीक है। इस तरह से बताओ I2 कितना होगा, I2। अब बताओ ये बॉडी डायगोनल पे कहाँ पे है, बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल पे अगर ध्यान से देखो, जैसे ये कमरा है बेटा, ठीक है, तो इसी में समझो बेटा, ये बॉडी डायगोनल है, तो बताओ बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा, ये क्यूब है, क्या है बेटा, क्यूब, तो क्यूब का बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा, उसकी लेंथ आपने जानते हो ना a√3 होता है, क्या होता है a√3, उसका आधा ही तो है बेटा। सोचो हर वर्टेक्स इसकी दूरी कितनी हो जाएगी a√3/2, तो बताओ a का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, m इंटू a√3/2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्या होगा, इसका 8 गुना कर लो बेटा, इंटू 8 कर लो, इंटू 8 कर लोगे कि I2 आ गया बेटा, सिंपल सा, क्लियर है। सोचो अगर इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ ले तो, सोचो इसके बाद इस एक्सिस के बाद अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे, मतलब बोलिए इसको I3, तो बताओ I3 का मान निकाल सकते हो कि नहीं बेटा, बताओ I3 कैसे लिखोगे,
सोचो ध्यान से बताओ, इस वाले मास की यहाँ से दूरी a/√2, इसकी भी a/√2, तो इन दोनों की क्या है बेटा a/√2, तो क्या लिखोगे 2m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा। और ध्यान देखो बेटा, सोचो ध्यान से, ये तो बात हो गई, इन दोनों का हो गया बेटा। सोचो इन दोनों का जीरो हो जाएगा कि नहीं, इन दोनों का भी हो गया बेटा। अब सोचो इन चारों की बात करते हैं। सोचो इस वाले मास और इस वाले मास, अगर ध्यान से सोचो बेटा, इस वाले मास की यहाँ दूरी a है, इस वाले मास की भी दूरी है, तो इसका भी क्या होगा ma² होगा। तो ऐसे दो मास है तो क्या 2 इंटू ma² होगा कि नहीं बेटा। ध्यान से देखो, इस वाली एक्सिस से इस वाले मास की दूरी कितनी है a, इसकी भी a है तो इसका ma², इसका भी ma², क्या 2ma²। ठीक है। अब ध्यान से बताओ, इन दोनों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इसकी और इसकी बात करते हैं। तो ध्यान से बताओ इसकी यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी। तो अगर इस पर फोकस करो बेटा ध्यान से, तो सोचो ये वाली दूरी अगर मुझे निकालना होगा, तो सोचो यहाँ से अगर ये दूरी निकालेंगे हम लोग, तो इसको कैसे निकालते हैं बेटा, ये वाला आपका दूरी है आपको इस वाली एक्सिस से। तो ध्यान से देखो, ये वाला ये दूरी होगी कि नहीं बेटा, समझ आ रहा है बेटा, क्या यही दूरी है कि नहीं बेटा। ये अगर मैं इससे फोकस करूँ थोड़ा सा, तो एक्चुअली इस वाले वर्टेक्स से जो इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे वही डिस्टेंस होगी, क्या होगी बेटा, वही डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को थोड़ा सा इमेजिन मैं कराता हूँ कैसे बेटा, ध्यान से अगर सोचो, अगर जैसे अब मैं कैसे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन है बेटा अच्छे खासा। सोचो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है फेस डायगोनल है, क्या बेटा, ये फेस डायगोनल है। अगर इस वर्टेक्स पे फोकस करो, ये ए है बेटा, और ये आपका कितना होगा बेटा, ध्यान से बताओ, अगर इस पर फोकस करो, सोचो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर इस पर डालूंगा तो ये कुछ ऐसा ही होगा बेटा, ये कुछ ऐसा आएगा बेटा। आपको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। सोचो ये कितना होगा बेटा, ये a है, ये a/√2 है, तो यही तो ये दूरी होगी बेटा। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से अगर आप देखो उस दूरी को फोकस करो, तो √a² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। तो a/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a²/2, तो ये a² प्लस a²/2 आएगा बेटा। इसको देखो आराम से लिख रहा हूँ बेटा। तो ऐसे एक है कि दो हैं, 2m इंटू ये आएगा, देखो मैं आराम से लिख रहा हूँ, अंडर में a² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद छोटा बहुत हो जाए ना, तो आपको हो सकता है ना दिखे। तो इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू अंडर में आएगा a² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर इस पूरे का। बेटा देखो ये है I3 बेटा, ये दूरी कितनी है बेटा, a है और ये है a/√2, तो ये क्या होगा अंडर में a² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, वो आपका डिस्टेंस होगा, उसका स्क्वायर करेंगे बेटा। ठीक, क्लियर है बेटा। तो ये क्वेश्चंस रहे हमारे। ठीक है, तो अगर हम आज की क्लास बोले बेटा, ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा यहीं तक रहा। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम अगला लेक्चर कल कंटिन्यू करते हैं। तो इसके आगे हम लोग बेटा कल कंटिन्यू करते हैं। आज यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करिए बेटा। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं बेटा।